लास्ट टाइम पे हम लोग बात कर रहे थे ईसीजी के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के बारे में। ठीक, आज हम इस चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर में डिस्कस करने वाले हैं लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक, अब जैसे कि चैप्टर की शुरुआत में ही हमने ये बात बहुत क्लियरिटी के साथ बोली थी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में दो प्रकार के सर्कुलेटरी फ्लूइड्स होते हैं, दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पर सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड है, इसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी हमने बोला। और दूसरा होता है जहाँ सर्कुलेटरी फ्लूइड लिम्फ है, और इसको हम लिम्फेटिक सिस्टम भी बोलते हैं। बट ऑन द वेरी फर्स्ट साइड क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि सर, जब हमारी बॉडी में ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, तो फिर लिम्फेटिक सिस्टम की ज़रूरत ही क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमको इसी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को डिटेल में जब हमने देखा, तो हमने ये बोला कि ह्यूमंस की केस में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक, सर, क्लोज्ड सर्कुलेटरी होने से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है बेटा कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो आपके टिश्यूज़ तक पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। ठीक, आर्टरीज के बाद में आप देखेंगे कि ब्लड एंटर करता है कैपिलरीज में। ठीक, कैपिलरी वो जगह है जहां से ब्लड की कंपोनेंट्स, क्योंकि याद रखिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ओवरऑल ब्लड डायरेक्ट टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं आता, बल्कि कैपिलरीज में ब्लड की कंपोनेंट्स जो है वो ब्लड से लीक होती है और एंटर करती है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर में। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर में इसी इंटरस्टिशियल स्पेस को एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस भी बोला जाता है। इसी इंटरस्टिशियल स्पेस को एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस भी बोला जाता है। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक, सर, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल का मतलब यह है बेटा कि जो चीज़ें आपके टिश्यूज़ को ब्लड को देनी है वो निकल कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगी। इसी तरह ब्लड को जो देना है वो भी इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। एंड देन फिर जो सब्सटेंसेस आपके ब्लड में जाने वाली है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में जाएगी, और वेस्ट मटेरियल जो है या जो चीज़ें टिश्यूज़ को ब्लड को देनी है वो इंटरस्टिशियल स्पेस से होकर ब्लड में जाएगी। ब्लड पूरा का पूरा कभी भी टिश्यूज़ के कांटेक्ट में नहीं आता। ठीक, अब यही बात को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट अस कंसिडर बेटा कि ये एक आर्टरी है, ये एक आर्टरी है। ठीक, एंड अनलाइक वेन्स, सॉरी, लेट अस अज्यूम कि ये एक कैपिलरी है। ठीक, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ये एक कैपिलरी है बेटा। ठीक है, एंड अनलाइक आर्टरी एंड वेन, कैपिलरीज में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको फेनेस्ट्रेशन बोला जाता है। फेनेस्ट्रेशन, याद रखिएगा, आर्टरीज में आर्टरीज में एंड वेन्स में इस प्रकार के फेनेस्ट्रेशंस नहीं होते। छेद जो है, एपर्चर्स जो है, ये सिर्फ आपको कैपिलरीज में देखने के लिए मिलेंगे। लेट अस अज्यूम बेटा कि ये हमारे सेल्स हैं। ठीक, ये हमारे टिश्यूज हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि टिश्यूज के और कैपिलरीज के बीच में एक स्पेस है। इसी स्पेस को हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोलते हैं, और जैसे मैंने बोला इसी को एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर सेल्यूलर स्पेस भी बोलते हैं। अब होगा ये बात ध्यान से समझिए, ये हमारे टिश्यूज हैं। ठीक, एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की कंपोनेंट्स जो है वो डायरेक्ट टिश्यूज के कांटेक्ट में नहीं आती। तो जैसे ही हमारा ब्लड
कैपिलरीज में आएगा, ब्लड से बहुत सारी चीजें इन एपर्चर्स से होते हुए इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगी बेटा। ठीक है सर, क्या क्या आएगा इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। ब्लड में क्या क्या आएगा? ब्लड से बेटा आरबीसी नहीं निकल सकता, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि आरबीसी का स्ट्रक्चर रिजिड होता है, वो इन ओपनिंग्स से, इन छोटे छोटे एपर्चर्स से आरबीसीज बाहर नहीं आ सकते। ठीक है सर, और क्या बाहर नहीं आएगा? बेटे आरबीसीज के साथ साथ प्लेटलेट्स भी बाहर नहीं आ सकते। और सर, और बेटा लार्जर प्रोटीन्स जो आपके ब्लड में हैं, बड़े प्रोटीन्स जो हमारे ब्लड में हैं, वो भी ब्लड से लीक नहीं होते। ठीक है, तो अगर हम ब्लड में से इन सारी चीज़ों को माइनस कर देंगे, ब्लड से आप आरबीसी हटा दीजिए, प्लेटलेट्स हटा दीजिए, लार्जर प्रोटीन्स हटा दीजिए। ठीक है, तो हर वो चीज़ जो ब्लड में बची है वो लीक होगी, और लीक होने के बाद में एंटर करेगी इसी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, और अभी उसी को हम नाम दे देंगे एक्स्ट्रा 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 सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ब्लड में से बेटा जी, ब्लड में से आरबीसी लीक नहीं हो सकते। कैपिलरी के ये एपर्चर्स छोटे हैं, आरबीसी रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, वो अपने शेप को एडजस्ट नहीं कर पाते, प्लेटलेट्स भी नहीं निकल पाते, और लार्जर प्रोटीन्स भी नहीं निकल पाते। हाँ, अगर आप डब्ल्यूबीसीज की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसीज अपने शेप को एडजस्ट कर सकते हैं, एंड डब्ल्यूबीसीज लीक होते हैं, वो निकल कर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं। ठीक है, एंड डब्ल्यूबीसीज की इसी प्रॉपर्टी को वैसे हमने डायपेडेसिस भी बोला था। ठीक, याद रखिएगा बेटा, जो भी फ्लूइड इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में आकर जमा होगा उसका नाम भी पड़ जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि ब्लड की कंपोनेंट्स लीक हो रही है, एंड लीक होने के बाद में वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती है। यहाँ से वो कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड होगी वो टिश्यूज तक पहुंचेगी। इसी तरह टिश्यूज से निकलने वाली चीज़ें भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आती है, एंड देन वहाँ से वो आपके ब्लड में एंटर करती है। ठीक, यहाँ से बेटा जो ब्लड आगे कंटिन्यू होगा, यहाँ से जो ब्लड आगे कंटिन्यू होगा उसको, अब हम उस पाइपलाइन को अब हम नाम दे देंगे वेन्स। ठीक, और ये ब्लड लाया जिस पाइपलाइन ने था उस पाइपलाइन को हम नाम देते हैं आर्टरीज। तो बेटे आर्टरीज में भी ओपनिंग्स नहीं होती, छेद नहीं होते, वेन्स में भी ओपनिंग्स और छेद नहीं होते। ठीक, अब बात समझिए। तो कैपिलरीज वो जगह है जहां से कंपोनेंट ऑफ द ब्लड लीक होगी। सर क्या क्या? मैंने बोला आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड लार्जर प्रोटीन्स को छोड़ के हर कोई चीज लीक होगी। सर इसका मतलब प्लाज्मा भी लीक होगा? हाँ बेटा, प्लाज्मा भी लीक होगा, बस एक चीज छोड़कर जो अभी अभी आपको बोला है, और वो है लार्जर प्रोटीन्स। लार्जर प्रोटीन्स को छोड़कर हर चीज जो है वो इस लिम्फेटिक फ्लूइड में आएगी। ठीक, अब एक बात समझिए कि बेटा अगर आपका ब्लड रेगुलरली कैपिलरीज पे जाने के बाद में लीक हो रहा है, ठीक है, तो सर अगर ब्लड लीक हो रहा है तो फिर तो सर हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एक नॉर्मल बंदे की बॉडी में बेटा, एक नॉर्मल बंदे की बॉडी में नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बींग की कंडीशन में 5 टू 5.5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, अब बात समझिए। ठीक है, अगर बेटा ये 5 से 5.5 लीटर हमारे बॉडी में है, और मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि इस 5 लीटर में से 2.5 लीटर ब्लड जो है वो लीक हो गया। सर क्यों लीक हुआ? क्योंकि बेटे जब ब्लड फ्लो होगा तो कैपिलरी के पास तो जाएगा ही, जैसे ही ये ब्लड कैपिलरी के पास गया तो ये तो लीक हो गया, और लीक होकर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो गया। इसका मतलब अब आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड बचा कितना? 2.5 लीटर। ठीक, बट सर एक और बात थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर सर 2.5 लीटर ही ब्लड बचा है तो क्या क्या ये 2.5 लीटर ब्लड
हमारी बॉडी चलाने के लिए सफिशिएंट है? ठीक, आंसर है बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ब्लड तो आपको ज़्यादा लगेगा। तो सर अगर ऐसा है तो फिर क्या न्यू ब्लड बनेगा? बेटा इतनी स्पीड से नया ब्लड बना पाना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब हम ब्लड डोनेट करने के लिए जाते हैं तो एक सिटिंग के अंदर में हम अप्रोक्सीमेटली 2.5 से लेके बहुत हो गया मैक्सिमम 500 ml ब्लड तक के डोनेट कर पाते हैं। इससे ज़्यादा ब्लड हम डोनेट नहीं करते। ठीक है, यही ब्लड रिकवर होने को एक अराउंड 24 आवर्स के आसपास में तो लग ही जाएगा। ठीक है, अब बात यह है बेटा जी कि अगर मान लीजिए 2.5 लीटर ब्लड लीक हो गया, ठीक है, तो इतना अमाउंट ऑफ ब्लड सर बचा हुआ 2.5 लीटर, हम इतने जल्दी लाएंगे कहाँ से? पॉसिबल नहीं है। तो फिर सर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है बेटा कि जो ब्लड लीक हुआ है, जो ब्लड लीक हुआ है उस ब्लड को रिकवर कर लिया जाए। जो ब्लड लीक हुआ है उस ब्लड को रिकवर कर लिया जाए। ठीक है सर, अब इस ब्लड को रिकवर कैसे करेंगे? यही एग्जैक्ट काम है बेटा जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक ड्रेनेज सिस्टम जैसे काम करता है एंड एक्सेस ऑफ फ्लूइड को जमा करके वो चीज़ें जो ब्लड से लीक हुई है, जो ब्लड से लीक हुई है, इसको जमा करके वापस ब्लड में ले जाकर छोड़ने का काम करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का, ताकि ताकि हमारे ब्लड का वॉल्यूम जो है, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो मेंटेन्ड रहे। तो एक्सेस ऑफ ब्लड को जमा करना है। प्लीज बात समझिए, ब्लड में से कंपोनेंट्स क्या हो रही है? लीक हो रही है। इसी कंपोनेंट को कलेक्ट करना है एंड कलेक्ट करने के बाद दोबारा ले जाकर छोड़ देना है ब्लड के अंदर में, और यही काम आपका लिम्फेटिक सिस्टम करता है। ठीक, जैसे हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पार्ट्स पढ़े थे, वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम के भी पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट तो खुद लिम्फ है। सर लिम्फ क्या है? तो मैंने बोला बेटे अभी अभी कि एवरीथिंग 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 जो आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में प्रेजेंट है, ठीक है, एवरीथिंग प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस, ये लिम्फ है। पर जब तक ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में है हम लिम्फ वाला वर्ड यूज नहीं करते। बट जैसे ही, हाँ, तब हम वर्ड यूज करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। जब तक बेटा ये फ्लूइड एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में है तब तक हम वर्ड यूज करेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जैसे ही इस फ्लूइड को हम एक और पाइपलाइन के अंदर में जमा कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही इस फ्लूइड को हम एक और पाइपलाइन के अंदर में जमा कर लेंगे, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं लिम्फेटिक वेसल, जिसको हम नाम देते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो जैसे ही ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में जमा हो जाए, अब बेटा इसका नाम पड़ जाएगा लिम्फ। तो देखा जाए तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, ये कुछ और नहीं है बल्कि लिम्फ है। तो याद रखिए, आप लिम्फ को अलग अलग नाम से जान सकते हैं। लिम्फ को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोल सकते हैं, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ठीक, लिम्फ को जैसे मैंने बोला कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ये सब लिम्फ के ही अलग अलग नाम हैं। ठीक, अब लिम्फ को कलेक्ट करने के लिए जैसे मैंने बोला कि आपको लिम्फेटिक वेसल्स लगेगी। तो पहले ये बात समझिए कि जहां बेटे हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है, ठीक है, जहां हमारी ब्लड कैपिलरीज होती है उन्हीं के आसपास में, उन्हीं के आसपास में, उनसे कनेक्टेड, उनसे अटैच्ड नहीं, प्लीज बात समझिए, उनसे कनेक्टेड आपकी लिम्फेटिक वेसल होगी। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स हमेशा आपके ब्लड की कैपिलरीज के आसपास होती है, सो दैट एवरीथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द कैपिलरीज शुड बी कलेक्टेड, शुड बी कलेक्टेड इनटू लिम्फेटिक वेसल्स।
ताकि लिम्फेटिक वेसल्स ये सारे फ्लूइड को जमा करके वापस आपके हार्ट में, आपके ब्लड में पहुंचा दे। तो जो चीज़ ब्लड से निकली है वो ब्लड में वापस चली जाएगी। यही पर्पज़ है आपके लिम्फेटिक सिस्टम का। ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स में मैं मेन बात कर लेता हूँ बेटे। दो मेन लिम्फेटिक वेसल्स आपके पास में है, दो मेन लिम्फेटिक वेसल्स हमारे पास में होती है। ठीक है, इसको थोरैसिक डक्ट के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप नाम दे देते हैं थोरैसिक डक्ट, थोरैसिक डक्ट। ठीक है, और ये दो होते हैं, एक राइट साइड का थोरैसिक डक्ट और एक एक लेफ्ट साइड का थोरैसिक डक्ट। ठीक है, राइट साइड का जो थोरैसिक डक्ट है बेटा, ये लिम्फ कलेक्ट करता है, एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट करता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कलेक्ट करता है, ब्लड से लीक होने वाली कंपोनेंट्स को कलेक्ट करता है। बट सर कहाँ से? तो हमने बोला कि राइट हैंड से। ठीक है, उसके बाद में राइट थोरैक्स से, थोरैक्स जिसको हम चेस्ट बोलते हैं बेटा, तो राइट अपर थोरैक्स से। ठीक है, राइट साइड ऑफ द नेक से, ठीक, राइट साइड ऑफ द हेड से। ठीक है, इन सारी जगहों से ये लिम्फ कलेक्ट करता है और लाकर छोड़ देता है राइट सब क्लेवियन वेन में, राइट सब क्लेवियन वेन में, जो अल्टीमेटली जाकर ओपन हो जाएगी बेटा वेना केवा के अंदर में। और इस तरह वेना केवा आपको पता है वो आपके राइट एट्रिया में जाता है, यानी कि आपके हार्ट में जाता है। तो जो चीज़ें ब्लड से लीक हुई थी वो वापस आपके हार्ट में चली जाएगी। इसी तरह बेटा जो लेफ्ट साइड का थोरैसिक डक्ट है, लेफ्ट साइड का लिम्फेटिक डक्ट है, ये भी लिम्फ ही कलेक्ट करता है, पर लेफ्ट साइड से। कहाँ से? तो हमने बोला लेफ्ट साइड, लेफ्ट अपर आर्म से। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द अपर थोरैक्स से, यानी कि ऊपर के चेस्ट वाले एरिया से लेफ्ट साइड के। ठीक है, लेफ्ट साइड के नेक से। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड से। ठीक है, एंड कंप्लीट लोअर बॉडी। ठीक, कंप्लीट लोअर बॉडी, कंप्लीट लोअर बॉडी जिसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल और वो सारी चीज़ें आ गई। यहाँ से बेटा लिम्फ कलेक्ट करता है आपका लेफ्ट वाला लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से लिम्फ कलेक्ट करता है, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट ऑलमोस्ट पूरी बॉडी से लिम्फ कलेक्ट करता है। एंड एज यूजुअल ये उसको ले जाकर छोड़ेगा लेफ्ट साइड की सब क्लेवियन, सब क्लेवियन वेन में। एंड ये सब क्लेवियन वेन एज यूजुअल जाके ओपन होगा वेना केवा के अंदर में, एंड वेना केवा वापस से ओपन होगा हार्ट में। तो इस तरह जो चीज़ हार्ट से निकली थी वो वापस बेटे हार्ट में, यानी कि आपके ब्लड में मर्ज हो जाएगी। ठीक, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए कि बेटा जी ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, ठीक है, ये कनेक्टेड होती है। प्लीज़ ये बात समझिए कि लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स कनेक्टेड होती है बेटा, कनेक्टेड होती है बेटा लिम्फ नोड से, लिम्फ नोड से। ठीक है, एंड लिम्फ नोड एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पर इस लिम्फ का फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, और अगर गलती से कोई भी एंटीजन या पैथोजन, ठीक है, कोई भी एंटीजन या पैथोजन, कोई भी डिजीज कॉजिंग एजेंट अगर आपके ब्लड के अंदर में होगा तो यहीं पे उसको उसको तुरंत पकड़ लिया जाता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन ऑफ एंटीजन एंड पैथोजन जो है ये आपके लिम्फ नोड्स में होता है। सर ये लिम्फ नोड्स होते कहाँ पर है, मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, पहले तो ये बात समझिए कि ये लिम्फ नोड्स होते कैसे हैं और कहाँ पे हैं। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द लिम्फ नोड्स बेटे आपको तीन लोकेशंस में देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि नेक, लिम्फ नोड्स मोस्टली होते हैं नेक में। ठीक है, लिम्फ नोड्स होते हैं आर्मपिट्स के अंदर में। ठीक है, आर्मपिट्स के अंदर में। एंड लिम्फ नोड्स होते हैं इस एरिया में जिसको हम ग्रोइन बोलते हैं। तो ये वो लोकेशन है बेटे जहाँ पे लिम्फ नोड्स सबसे भारी मात्रा में होते हैं। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, लिम्फेटिक वेसल्स जो है, ठीक, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स ऑल ओवर द बॉडी होती है,
ऑल ओवर द बॉडी है। लिम्फेटिक वेसल्स पूरी बॉडी में होते हैं, बस कुछ लोकेशंस को छोड़कर, एक्सेप्ट फ्यू। लिम्फेटिक वेसल्स पूरी बॉडी में हैं, बस कुछ को छोड़कर। सर किस किस को छोड़कर? लिम्फेटिक वेसल्स बेटे आपके आई में नहीं होती, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होती, एंड लिम्फेटिक वेसल्स आपके बोन मैरो में नहीं होती। ये वो 3 लोकेशंस हैं जहाँ पे लिम्फेटिक वेसल्स नहीं होती। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स हर जगह है। वापस आ जाते हैं। लिम्फ नोड एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है बेटे, ठीक है, और आपकी जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ब्लड में वापस जाने से पहले लिम्फ को लेकर जाती है लिम्फ नोड में, जहां मैंने अभी अभी बोला कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और इन लिम्फ नोड्स के अंदर में 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। यहीं पे होते हैं आपके बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और यहीं पे होते हैं आपके टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो अगर कोई एंटीजन और पैथोजन आता है तो पहले वो सीधे कांटेक्ट में आता है आपके बी लिम्फोसाइट्स के, ठीक है। बी लिम्फोसाइट तुरंत उसके लिए बेटा एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, और ये एंटीबॉडी फिर लिम्फ के साथ साथ चली जाएगी आपके ब्लड के अंदर, ताकि ब्लड में अब जहाँ जहाँ भी वो एंटीजन हो वो एंटीबॉडी उसको पकड़कर उसका फैगोसाइटोसिस करवाने में हेल्प कर दे, ठीक। फैगोसाइटोसिस हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ नोड्स होते हैं जो लिम्फेटिक वेसल से कनेक्टेड होती है। लिम्फेटिक वेसल्स मैंने अभी आपको बताया कि लिम्फ नोड में जाएगी। लिम्फ नोड वो जगह है जहां ऑलरेडी कुछ इम्यून सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये इंतज़ार करते रहते हैं एंटीजन या पैथोजन का। जैसा ही कोई एंटीजन पैथोजन इनके कांटेक्ट में आए, पहले तो वो उसको यहीं पकड़कर अरेस्ट कर लेंगे, एंड देन एंटीबॉडीज जो आपका ब्लड बनाएगा वो लिम्फ नोड से निकल के आपके ब्लड में जाएगी, एंड ब्लड में जितने भी एंटीजन्स हैं उनको फिर सिलेक्टिवली पकड़कर मारने में हेल्प करेगी, ठीक। तो अब फाइनल पॉइंट पे बात कर लेते हैं, फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करता है, ठीक, जिसमें से मैं आपको कुछ समराइज करके बताता हूँ। पहली बात तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन वाला काम आपका ब्लड करता है, ठीक है, वो सारा काम आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कर लेगा एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट भी कर लेगा, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला काम आपका लिम्फेटिक सिस्टम करता है। इसके अलावा हमने बोला कि कलेक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, उसको जमा करना, उसका ड्रेनेज करना, ठीक है, एंड देन उसको वापस ले जाकर छोड़ देना कहाँ पे? आपके ब्लड के अंदर, ताकि आपके ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहे बेटा। वॉल्यूम मेंटेन रहेगा तो प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस या ये बोला जाएगा फंक्शन जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम प्ले करता है वो है इम्यूनिटी के अंदर में। जैसे मैंने बोला कि लिम्फ नोड्स में फिल्ट्रेशन होगा, यहीं पे एंटीजन पैथोजन जो है वो आपके डिफेंस सेल के कांटेक्ट में आते हैं, तो इट प्रोवाइड्स द साइट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, बिटवीन बिटवीन इम्यून सेल्स, बिटवीन इम्यून सेल्स इम्यून सेल्स एंड एंटीजेंस। तो ये ना एक प्रकार की नाकाबंदी जैसे काम करते हैं, जहाँ पे हर गाड़ी की चेकिंग होती है उसी तरह पूरा ब्लड जो है या लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक वेसल्स से लिम्फ नोड में जाता है, जहाँ पे पूरी तरह से थॉरोली ब्लड की चेकिंग होती है। और अगर कोई एंटीजन पैथोजन आ जाए तो वहीं पे उसको पकड़ के उसका फैगोसाइटोसिस करते हैं, एंड देन पूरे ब्लड के कंपोनेंट्स को अलार्म कर दिया जाता है डिफेंस सिस्टम को। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेटा। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स का काम लिम्फेटिक वेसल्स करती है। आपने सुना होगा कि ब्लड में कोलेस्टेरॉल होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। ये मैंने एक ब्लड कैपिलरी बनाई है, ठीक है, ये मैंने ब्लड कैपिलरी बनाई, ये मान लीजिए हमारे इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, ठीक है,
इन इंटेस्टाइन के सेल्स ने फैट्स बना के रखा है। एंड फैट्स जो है ये थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं, ठीक है, फ्लॉक्स बना लेते हैं। तो फैट के मॉलिक्यूल्स जो है ये साइज में बड़े हैं और ये कैपिलरी में एंटर नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ये बात याद रखिए, ब्लड कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज ब्लड कैपिलरीज कैन नॉट कैन नॉट कैन नॉट एब्जॉर्ब फैट। ब्लड कैपिलरीज फैट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि फैट मॉलिक्यूल जो है इनका साइज बड़ा है, ये लार्जर है, एंड कैपिलरीज जो होती है वो छोटी होती है। अब यही काम एक्चुअल में करके देते हैं आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज। बेटा लिम्फेटिक कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बड़ी होती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज में ओपनिंग्स बड़ी होती है, तो ये फैट लिम्फेटिक वेसल्स में जाती है, ठीक है। एंड इस तरह ये जो फैट है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ब्लड में जाने की बजाय लिम्फेटिक वेसल्स में आएगा। एंड फाइनली आपको मालूम है लिम्फेटिक वेसल्स इस लिम्फ को ले जाकर छोड़ेंगे तो आपके हार्ट में ही, यानी आपके ब्लड में ही। तो इस तरह बेटा फैट जो है वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से, यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर, ध्यान से समझिएगा बात, फैट्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर ब्लड कैपिलरीज में ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाते बल्कि लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं। एंड देन लिम्फेटिक वेसल्स उस फैट को ब्लड में लाकर छोड़ देती है और इस तरह फैट यानी कोलेस्टेरॉल एंड दूसरे फैट्स जो है वो हमारे ब्लड के अंदर एंटर करते हैं। एक लास्ट पॉइंट बेटा, जो फैट एब्जॉर्बिंग लिम्फेटिक वेसल्स हैं, जो फैट एब्जॉर्बिंग लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो फैट एब्जॉर्बिंग लिम्फेटिक वेसल्स हैं इनको लैक्टियल्स के नाम से जाना जाता है। फैट एब्जॉर्बिंग लिम्फेटिक वेसल्स को लैक्टियल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर फंक्शंस जो है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के हो गए, ठीक। चलिए अब एक लास्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर का पढ़कर इस चैप्टर को पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं और वो है बेटा जी स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। आपके पास में 3 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है, जिसमें से एक है आर्टरीज, एक है वेन्स और एक है कैपिलरीज, ठीक है। जनरली आर्टरीज और वेन्स इनमें 3-3 लेयर्स होती है, ठीक है। आर्टरी की सबसे बाहर वाली लेयर, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मिडल वाली होती है ट्यूनिका मीडिया एंड सबसे अंदर होती है ट्यूनिका इंटीमा, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। एक चीज आप देखेंगे तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है ये फाइब्रस टिश्यूज से बनी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं होती। मिडल लेयर जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि आर्टरीज के अंदर में थिकनेस ऑफ मिडल लेयर ज़्यादा भी होता है, ठीक है। सर रीज़न क्यों? वो इसलिए बेटे क्योंकि आर्टरीज के अंदर में ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से आर्टरीज का थिकनेस ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेन्स, ठीक है। दूसरी एक बात याद रखिएगा कि आर्टरीज के अंदर में बीच बीच में ये जो स्मूथ मसल्स होती है, ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल से बना है एंड इसके अंदर में बीच बीच में एक प्रोटीन पाया जाता है बेटा जिसका नाम है इलास्टिन, ठीक है। और यही इलास्टिन प्रोटीन की वजह से, ठीक है, आपकी आर्टरीज जो होती है उनमें इलास्टिसिटी होती है कि जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा ये एक्सटेंड हो जाएगी एंड जब ब्लड का वॉल्यूम कम होगा ये कंस्ट्रिक्ट होके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेगी, ठीक। सबसे अंदर की तरफ में ट्यूनिका इंटीमा होती है जहां एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेन्स के बारे में। वेन्स में क्योंकि प्रेशर कम है इसीलिए मिडल लेयर का थिकनेस भी कम होता है और यहाँ पे इलास्टिन भी कम होते हैं, तो वेन्स की इलास्टिसिटी आर्टरीज जैसी नहीं होती, ठीक है। एंड अंदर की तरफ में एंडोथेलियम होता है। एक और बात, ठीक है, आर्टरी में क्योंकि ब्लड बहुत फोर्स से आता है, ठीक है, तो ब्लड को फ्लो होने में दिक्कत नहीं है। जबकि बेटा वेन्स जो है आपने देखा होगा कि वेन्स अपोजिट डायरेक्शन में भी ब्लड लेके जाती है। मान लीजिए ये मेरा फीट है एंड फीट से ब्लड को लेके जाना है हार्ट तक, ठीक है। देखो ब्लड अगर
हार्ट से फीट में आएगा तो ये तो हार्ट बड़े फोर्सफुली ब्लड को पंप कर देगा, ठीक है। बट हमारे फीट में तो कोई पैरों की तरफ तो कोई हार्ट है नहीं जो ब्लड को ऊपर की तरफ पंप करे, तो ब्लड ऊपर की तरफ पंप नहीं होता, ठीक है। यहाँ होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, एंड वेन्स में छोटे छोटे वॉल्व्स होते हैं, तो इतना पार्ट ऑफ वेन जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वॉल्व्स ओपन होंगे, ब्लड आएगा पार्ट बी के अंदर, पार्ट ए से। जैसे ही ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा वॉल्व्स क्लोज हो जाएंगे। फिर बेटा नेक्स्ट पार्ट जो है वो कंस्ट्रिक्ट होगा, बी कंस्ट्रिक्ट होगा, ब्लड आएगा सी में, वॉल्व के थ्रू ऑब्वियसली, ब्लड वापस जाने की कोशिश करेगा, वॉल्व बंद हो जाएगा। तो वेन्स के अंदर में प्लीज़ ये बात याद रखिए कि वॉल्व्स होते हैं, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते। एंड लास्ट में बात कर लेंगे कैपिलरीज के बारे में। कैपिलरीज जो है वो सिंगल लेयर्ड होती है बेटा, कैपिलरीज सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम सेल से बनी होती है, विच इज सपोर्टेड बाय इस तरह का बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। एंड कैपिलरीज में हमने बोला कि छोटे छोटे एपर्चर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको जिनको फेनेस्ट्रेशन बोला जाता है। सर कैपिलरी इतनी पतली क्यों है? क्योंकि बेटे कैपिलरी से ब्लड की कंपोनेंट्स लीक होती है, कैपिलरी से ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, जिसको अभी अभी हमने लिम्फेटिक सिस्टम में देखा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा जी अगर आपका लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाए, अगर आपका लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाए, अगर आपका लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाए तो लिम्फ जो है बेटा वो टिश्यूज़ के अंदर में जमा होने लगेगा, लिम्फ जो है टिश्यूज़ में डिपॉजिट होने लगेगा और एक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिसको एडेमा बोलते हैं। और ऐसा ही होता है एक बीमारी में जो आपने ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, और वो है फाइलेरियासिस, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। एंड लिम्फ के जमा होने की वजह से जनरली ये फीट में होता है, तो पैर बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और हाथी जैसा पैर हो जाता है, जिसको एलिफेंटियासिस बोलते हैं अगर पैरों में हो जाए तो, ठीक है। और अगर यही लिम्फ का डिपॉजिशन स्क्रॉटम में हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हाइड्रोसील बोलते हैं, ठीक। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होगी, एंड यहाँ हमारा सर्कुलेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।